हेलो दोस्तों, इजी स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। साथियों, आप पशु प्रीसर एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो यह क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगी, क्योंकि हम पशु प्रीसर एग्जाम 2024 के जो भाग ब है, उससे हम 500 एमसीक्यू पर चर्चा करेंगे। लगभग 500 एमसीक्यू पर चर्चा करेंगे। ये एमसीक्यू गत परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। ये जो 500 एमसीक्यू होंगे, ये पिछली परीक्षा में पूछे गए सारे सवाल होंगे। तो साथियों, हम लगभग 10 क्लासों में कंप्लीट करेंगे। 500 एमसीक्यू हम लगभग 10 क्लासों में कंप्लीट करेंगे। साथियों, तो आप क्लास के अंत तक बने रहें। आज हमारी पहली क्लास है। इसमें लगभग हम 40 से 50 सवालों को हल करेंगे और इससे गहराई पर चर्चा करेंगे। चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं आज के क्लास का अपना पहला सवाल। हमारा पहला सवाल है, खुरपका तथा मुंहपका बीमारी किसके द्वारा होती है? खुरपका तथा मुंहपका बीमारी किसके द्वारा होती है? ऑप्शन ए है फफूंद, बी बैक्टीरिया, सी वायरस, डी प्रोटोजोआ। तो साथियों, जो खुरपका और मुंहपका बीमारी होती है वह होती है वायरस से। किससे होगी? वायरस से। दूसरा सवाल है, पशुओं की आयु ज्ञात करने का सबसे अच्छा तरीका है? पशुओं की आयु ज्ञात करने का सबसे अच्छा तरीका है शारीरिक दशा देखकर, खुद देखकर, सींगों द्वारा या दांतों द्वारा। साथियों, जो पशुओं की आयु देखी जाती है वो किसके द्वारा देखी जाती है? उनको दांतों को देखकर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला सवाल है अपना, मुर्गी के शरीर का तापमान होता है, मुर्गी के शरीर का तापमान होता है 98.2 डिग्री फ़ारेनहाइट, 101 डिग्री फ़ारेनहाइट, 165 डिग्री फ़ारेनहाइट, 106 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो साथियों, मुर्गी के जो शरीर का तापमान होता है वो होता है 106 डिग्री 106 डिग्री फ़ारेनहाइट। 106 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है मुर्गी के शरीर का तापमान। सवाल नंबर 4, साइलेज में नमी की मात्रा होती है, साइलेज में नमी की मात्रा होती है 10 से 20%, 30 से 40%, 60 से 70%, 50 से 65%। साइलेज में जो नमी की मात्रा होती है वो होती है 60 से 70%। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी मृदु रेशक वस्तु है? मृदु रेशक वस्तु कौन सी है? अरंडी, कपूर, एल्कोहल, लाइसोल। जो अरंडी है वो है मृदु रेशक वस्तु। अगला सवाल है, दूध निकालने या दूहने की सर्वोत्तम विधि है? जो पशुओं का अपन दूध निकालते हैं उसके लिए जो सर्वोत्तम विधि है, सबसे उत्तम विधि है, वो कौन सी है? अंगूठा दबाकर, मुट्ठी दबाकर, चुटकी द्वारा, या अंगूठा दबाकर और चुटकी द्वारा। तो साथियों, दूध निकालने की जो सबसे सर्वोत्तम विधि है वो है मुट्ठी दबाकर। इससे करना है अपने को मुट्ठी दबाकर, सबसे उत्तम विधि है। अंगूठा दबाकर करते हैं उसके जो थन होते हैं उसमें क्या हो जाती है? गांठा होने की संभावना रहती है। इसलिए सबसे उत्तम विधि है वो है मुट्ठी दबाकर। अगला सवाल है अपना, दूध दोहन विधि कौन सी सर्वोत्तम है? कौन सी विधि है वो सबसे उत्तम है? पूर्ण हस्त विधि, अंगूठ विधि, चुटकी विधि, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है पूर्ण हस्त विधि। पूर्ण हस्त विधि दूध दोहन की सबसे सर्वोत्तम विधि है। अगला सवाल है, वो रोगाणुनाशक की तरफ पशु चिकित्सा के काम में लिया जाता है? इसको रोगाणुनाशक की तरफ पशु चिकित्सा के रूप में काम में लिया जाता है। बोरिक एसिड, क्लोरोफॉर्म, अदरक, यूरिया। जो बोरिक एसिड है, बोरिक एसिड, इसको चिकित्सा क्षेत्र में रोगाणुनाशक के रूप में लिया जाता है।
अगला सवाल है अपना, मुंह पका खुर पका रोग का मुख्य लक्षण क्या है? मुंह पका खुर पका रोग का मुख्य लक्षण क्या है? मुंह तथा पैरों में फफोले होकर साले पड़ जाना, मुंह सूज जाता है, पैरों में सूजन आ जाती है, आफरा आ जाता है। जो मुंह पका खुर पका रोग उसका मुख्य लक्षण क्या है? मुंह तथा पैरों में फफोले होकर साले पड़ जाते हैं। मुंह तथा पैरों में क्या होंगे? फफोले होंगे और साथ में क्या हो जाएंगे? साले हो जाएंगे। ये मुंह पका खुर पका रोग का मुख्य लक्षण है। सवाल नंबर 10, निम्न में से किसे कास्टिक सोडा कहते हैं? निम्न में से किसे कास्टिक सोडा कहा जाता है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम नाइट्रेट। सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा भी कहा जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ब। अगला सवाल है, रानीखेत बीमारी किससे संबंधित है? जो रानीखेत बीमारी है किससे संबंधित है? गाय, भैंस, ऊंट और मुर्गी। जो रानीखेत बीमारी होती है, रानीखेत नामक बीमारी मुर्गियों में पाई जाती है। किसमें होती है? मुर्गियों में। इसका सही जवाब हो जाएगा द। नेक्स्ट सवाल है, गाय के दूध का बुखार किस कारण होता है? जो गाय के दूध का बुखार होता है, दूध का बुखार किस कारण होता है? कैल्शियम की कमी से, कैल्शियम की अधिकता से, फास्फोरस की कमी से और प्रदूषित पानी पीने से। जब कैल्शियम की कमी हो जाती है तो गाय के दूध का बुखार हो जाता है। अगला सवाल है, पशुपालन में इनमें से सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाला एंटीसेप्टिक कौन सा है? सामान्य तो पशु चिकित्सा में एंटीसेप्टिक यूज किया जाता है, वह कौन सा है? एल्कोहल, फिनोवेस, फिनाइल, कृषि। सही आंसर हो जाएगा फिनाइल। फिनाइल है वो सामान्यतः पशु चिकित्सा में एंटीसेप्टिक के रूप में उपयोग किया जाता है। अपना अगला सवाल है, मरुस्थल की भयानक गर्मी में ऊंट अपने शरीर के वजन के लगभग कितने प्रतिशत पानी की हानि बर्दाश्त कर सकता है? मरुस्थल में जो गर्मी होती है तो ऊंट अपने शरीर के वजन के लगभग कितने प्रतिशत भाग की हानि बर्दाश्त कर सकता है? 10%, 20%, 30%, 40%। ऊंट है जो भयानक गर्मी में लगभग 30% अपने शरीर के वजन का जो प्रतिशत पानी है वो बर्दाश्त कर सकता है। एक वयस्क बकरी के लिए लगभग कितनी जगह की जरूरत होती है? कितनी जगह की जरूरत होती है? 1.25 से 15 वर्ग मीटर, 2.25 वर्ग मीटर, 3.25 से 3.5 वर्ग मीटर, 4.25 से 4.5 वर्ग मीटर। तो साथियों, वयस्क बकरी होती है उसके रखने की जगह या उसके खड़े रहने की या बैठने की जो भी जगह है वो कितनी होनी चाहिए? 1.25 से 1.5 वर्ग मीटर। अगला सवाल है, सवाल नंबर 16, रानीखेत किसका रोग है? रानीखेत किसका रोग है? ये सवाल वापस रिपीट हुआ है। तो जो रानीखेत रोग है वो कुक्कुट मुर्गी का रोग है। किसका रोग है? मुर्गी का। अगला सवाल है, मनुष्य को मांस में किस रोग का संक्रमण हो सकता है? मनुष्य को जो मांस है उसके द्वारा कौन सा रोग उसके शरीर में प्रवेश कर सकता है? एंथ्रेक्स, तपेदिक, बोटुलिज्म, उपरोक्त सभी। तो ये साथियों सारे रोग हैं वो मांस के द्वारा मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। सवाल नंबर 18, साइलेज तैयार हो जाता है। साइलेज कितने समय में तैयार हो जाता है? 4 सप्ताह, कवक और कीट दे दिया ऑप्शन में, और 12 सप्ताह। जो साइलेज है वो लगभग 12 सप्ताह में तैयार हो जाता है। कितने सप्ताह में तैयार हो जाता है? 12 वीक। सवाल नंबर 19, एंथ्रेक्स किसके कारण होता है? जो एंथ्रेक्स बीमारी होती है वो पशुओं में किसके कारण होती है? विषाणु, कवक, जीवाणु या कीट। तो एंथ्रेक्स बीमारी होती है पशुओं में वो जीवाणु के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? जीवाणुओं के द्वारा। सवाल नंबर 20, प्रसूषित
ज्वर किसके कारण होता है? जब प्रसूति ज्वर होता है वो किसके कारण होता है? जैक्टोस की न्यूनता, कैल्शियम की न्यूनता, कैरोटीन की न्यूनता, उपयुक्त सभी। जब पशुओं के बॉडी में, पशुओं के शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है तो उन्हें प्रसूति ज्वर हो जाता है। सवाल नंबर 21, गोवंश में असामान्य भूख, हड्डियां व अन्य अवांछनीय पदार्थों को चबाने के लक्षण किसकी न्यूनता का संकेत है? गोवंश है, उनको ज्यादा भूख लगना, हड्डियां व अन्य अवांछनीय पदार्थ है वो यदि खाने लगते हैं तो किसकी कमी हो जाती है? किसकी कमी का संकेत है? मैग्नीशियम, सोडियम, कैल्शियम या फास्फोरस? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, फास्फोरस की न्यूनता का संकेत है। अगला सवाल है सवाल नंबर 22, पशुओं में अरंडी के तेल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? पशुओं में जो अरंडी के तेल का उपयोग किया जाता है वह किस रूप में किया जाता है? दस्तावर, जवारोधी, दर्द निवारक, प्रतिजैविक? तो पशुओं में अरंडी के तेल का उपयोग किया जाता है वह दस्तावर के रूप में किया जाता है। ऑप्शन ए राइट। अगला सवाल है, अगला प्रश्न है, गाय तथा भैंस में होने वाले गलघोटू रोग के लिए कौन सा जीवाणु उत्तरदायी है? गाय तथा भैंस में जो गलघोटू रोग होता है उसके लिए कौन सा जीवाणु उत्तरदायी है? पास्चुरेला, माइक्रोबैक्टीरियम, बैसिलस, एक्टिनोलिसिस? तो जो इसका सही जवाब है वो है अ, पास्चुरेला गलघोटू रोग के लिए उत्तरदायी जीवाणु है। सवाल नंबर 24, एक वयस्क बकरी के लिए लगभग कितनी जगह की जरूरत होती है? ये सवाल वापस रिपीट हो गया। ये था लगभग 1.25 से 1.5 वर्ग मीटर, 1.25 से 1.5 वर्ग मीटर। सवाल नंबर 25, वाद्यकरण के लिए कौन सा औजार प्रयोग में लिया जाता है? जंबो, कैंची, सुई या वर्डिजो? तो वाद्यकरण है उसके लिए जो औजार उपयोग लिया जाता है प्रयोग में वो होता है वर्डिजो। सवाल नंबर 26, नकलिंग किसकी विधि है? जो नकलिंग है वो किसकी विधि है? गाय व भैंसों को साफ करने की, गाय व भैंस का दूध आकलन करने की, दूध निकालने की, गाय व भैंस के निवास की, जानवरों के विटामिन व खनिज देने की? तो जो नकलिंग विधि है, नकलिंग विधि वो गाय व भैंस का दूध निकालने की एक उपयुक्त विधि है। सवाल नंबर 27, पशुपालन में साधारणतः सोडियम हाइड्रोक्साइड काम आता है। पशुपालन में सोडियम हाइड्रोक्साइड किस काम में आता है? पशुओं की चमड़ी निकालने में, सींग रोधन में, पशुओं को स्वच्छ रखने में, डेयरी के बर्तनों को साफ करने में? जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है वो डेयरी के बर्तनों को साफ करने में किया जाता है। सवाल नंबर 28, निम्न में से कौन सी पशुओं की बीमारी जीवाणु जनित नहीं है? ऐसी कौन सी बीमारी है जो जीवाणु जनित नहीं है पशुओं में? ब्लैक क्वार्टर, एंथ्रेक्स, रिंडरपेस्ट, हिमोरेजिक सेप्टिसीमिया? जो रिंडरपेस्ट है वो एक जीवाणु रोधी बीमारी नहीं है। सवाल नंबर 29, अंडे देने वाली 1000 मुर्गियों के लिए कितनी भूमि की आवश्यकता होगी? यदि आपको अंडे देने वाली 1000 मुर्गियों का पालन करना है तो कितनी भूमि की आवश्यकता होगी? 1 एकड़, आधा एकड़, पौना एकड़ या आधे से भी कम? तो 0.25 एकड़ की अपने को जरूरत पड़ेगी 1000 मुर्गियों को पालन करने के लिए। अगला सवाल है, बर्ड फ्लू किससे संबंधित है? बर्ड फ्लू है रोग किससे संबंधित है? मवेशियों से, मुर्गियों से या भेड़ों से या बकरियों से? जो बर्ड फ्लू पाया जाता है वो पाया जाता है मुर्गियों में। किसमें पाया जाएगा? मुर्गियों में, क्योंकि बर्ड मतलब पक्षी, मुर्गी एक प्रकार का पक्षी है, तो मुर्गियों में बर्ड फ्लू पाया जाएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला सवाल है,
साधारणतः गाय भैंस के शरीर का तापमान होता है, सामान्य गाय और भैंस के शरीर का तापमान कितना होता है? 37.6 डिग्री सेल्सियस, 38.6 डिग्री सेल्सियस, 39.6 डिग्री सेल्सियस या 38.4 डिग्री सेल्सियस। तो गाय व भैंस के शरीर का जो तापमान होता है वह 37.6 डिग्री सेल्सियस होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, याद रखना 37.6 डिग्री सेल्सियस। सवाल नंबर 32 है, पशुओं में रीडर पेस्ट किससे फैलता है? पशुओं में जो रीडर पेस्ट बीमारी है वो किससे फैलती है? प्रोटोजोआ से, विषाणु से, बैक्टीरिया से या फफूंद से? तो साथियों विषाणु से। पशुओं में जो रीडर पेस्ट बीमारी है वो किससे फैलती है? विषाणुओं से। अगला सवाल है सवाल नंबर 33, वो कौन सा ज्वर है जिससे गाय भैंस के शरीर का तापमान कम हो जाता है? वो कौन सा बुखार है जिससे गाय भैंस के शरीर का तापमान है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। टिक फीवर, मिल्क फीवर, टाइफाइड, उपयुक्त में से कोई नहीं। जो मिल्क फीवर है उससे पशुओं के शरीर का जो तापमान है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा मिल्क फीवर। अगला सवाल है सवाल नंबर 34, कितनी उम्र की बकरी से सबसे अच्छा मांस प्राप्त किया जा सकता है? कितनी उम्र की बकरी होगी उससे सबसे अच्छा मांस प्राप्त होगा अपने को? 1 से 2 महीने, 2 से 3 वर्ष, 6 से 12 महीना और 15 से 18 महीने। तो दोस्तों जो 6 से 12 महीने की बकरी होती है उससे सबसे अच्छा मांस प्राप्त किया जा सकता है। सवाल नंबर 35, खुली पशुशाला में वयस्क भैंस खुली पशुशाला में वयस्क भैंस को कितने स्थान की आवश्यकता होती है? यदि एक वयस्क भैंस को पालना है तो उसके लिए कितनी स्थान की आवश्यकता होगी? 80 से 100 वर्ग फीट, 100 से 120 वर्ग फीट, 130 से 150 वर्ग फीट या 160 से 125 वर्ग फीट? तो लगभग 80 से 100 वर्ग फीट की अपने को आवश्यकता होगी एक वयस्क भैंस को पालने में। अगला सवाल है सवाल नंबर 37, निम्न में से कौन सा पशु मूल का उच्च प्रोटीन युक्त पशु चारा है? निम्न में से कौन सा पशु मूल का उच्च प्रोटीन युक्त चारा है? मत्स्य सूर्ण, अस्थि सूर्ण, बटर मिल्क या दूध? तो जो मत्स्य सूर्ण होता है वो पशु मूल का उच्च प्रोटीन युक्त पशु चारा है। अगला सवाल है सवाल नंबर 37, भैंस की गर्भावधि कितने दिन की होती है? जो भैंस के जो गर्भ धारण करने की अवधि होती है वो कितने दिन की होती है? 180 दिन, 281 दिन, 310 दिन, 295 दिन? तो 310 दिन। भैंस के गर्भावधि का जो समय होता है वो होता है 310 दिन। सवाल नंबर 38, रोमन थी जुगाली करने वाले पशुओं का असली आमाशय होता है। जो जुगाली करने वाले पशु होते हैं उनका असली आमाशय होगा ओमेसस मैन, रेटिक्यूलम, एबोमेजम। इसका सही जवाब हो जाएगा एबोमेजम। अगला सवाल है, भेड़ में प्रसव की प्रक्रिया को कहते हैं? भेड़ों में जो प्रसव की प्रक्रिया होती है उसे क्या कहेंगे? काविंग, लैम्बिंग, फ्लोइंग, फीडिंग? भेड़ों में जो प्रसव की क्रिया होती है वो कहा जाती है लैम्बिंग। क्या कहा जाएगा उनको? लैम्बिंग। सवाल नंबर 40, पशुओं की आंत में कृमियों को मारने के लिए कितने प्रतिशत के कॉपर सल्फेट घोल का प्रयोग किया जाता है? पशुओं के शरीर में कृमियों को मारने के लिए कॉपर सल्फेट घोल का प्रयोग किया जाता है, वो कितने प्रतिशत होना चाहिए? 1%, 2%, 3% और 4%? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1%। अगला सवाल है, पशुओं के छेड़े को साफ करने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट के कितने प्रतिशत घोल का प्रयोग करना चाहिए? पोटेशियम परमैंगनेट के कितने प्रतिशत घोल का प्रयोग करना चाहिए? 1%, 1.5%, 0.8%, 0.3%? जो पोटेशियम परमैंगनेट का घोल है वो कितने प्रतिशत होना चाहिए?
1.5%। सवाल नंबर 42, ग्लाइकोजन का अन्य नाम है। ग्लाइकोजन का अन्य नाम क्या है? स्टार, एनिमल स्टार, डेम्ट्रिन, सुक्रोज। साथियों, ग्लाइकोजन का जो अन्य नाम है वो है एनिमल स्टार्च। क्या है? एनिमल स्टार्च। तो सही जवाब हो जाएगा ब। सवाल नंबर 43, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा पशु प्लेग उन्मूलन कब घोषित किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा पशु प्लेग उन्मूलन कब घोषित किया गया था? 8 अगस्त 2011 को, 8 अगस्त 2010 को, 8 अगस्त 2009 को, 8 अगस्त 2008 को। जो पशु प्लेग उन्मूलन घोषित किया गया था वह किया गया था 8 अगस्त 2011 को। तो सही जवाब हो जाएगा 8 अगस्त 2011। अगला सवाल है अपना, हमारे देश में पशु प्राय किन कारणों से मरते हैं? अपने देश में जो पशुओं के मरने का सामान्य कारण है वो कौन सा है? असंतुलित एवं अल्प आहार से, दवा व चिकित्सा के अभाव से, परजीवियों के प्रकोप से, उपरोक्त सभी। तो हमारे देश में पशुओं के जो मरने के मुख्य कारण है वो तो असंतुलित एवं अल्प आहार से, दवा व चिकित्सा के अभाव से और परजीवियों के प्रकोप से। इन सारे कारणों से हमारे यहाँ पर पशुओं की सामान्यतः मौत हो जाती है। अपना अगला सवाल है 45, इनमें से कौन सी बीमारी मुर्गियों में होती है? इसमें से कौन सी बीमारी है वो मुर्गियों में होती है? ये सवाल साथियों तीसरी बार आया अपने पास, थर्ड बार रिपीट हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। याद रखना, मुर्गियों में जो बीमारी होती है वो होती है रानीखेत। रानीखेत बीमारी है वो सिर्फ मुर्गियों में पाई जाती है। साथियों, अपना आज का जो अंतिम सवाल है वो है, मुर्गियों में फाउल पॉक्स व्याधि से बचाव हेतु टीकाकरण की सही उम्र क्या है? मुर्गियों में फाउल पॉक्स बीमारी से बचाना है तो उनके जो टीका दिया जाता है उसकी सही है वो उम्र क्या है? 12 से 14 सप्ताह, 8 से 10 सप्ताह, 4 से 6 सप्ताह या 2 से 4 सप्ताह। तो ये जो टीका है फाउल पॉक्स का वो लगभग 8 से 10 सप्ताह की मुर्गी होने पर यह टीका लगाया जाना चाहिए। साथियों, आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली क्लास में मिलते हम वापस अच्छा सवालों के साथ। दोस्तों, क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया।